नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। तो आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बाद जो रिलेशन है उनके बारे में पढ़ा था कि भारत और जिस तरीके से हमने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, इन सभी के बारे में अलग अलग जो रीजनल जो इनके कुछ विवाद माने जा सकते हैं, कुछ स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि जितने भी भारत के इर्द गिर्द ये देश हैं, ये छोटे देश हैं और भारत की तुलना में जोग्राफिकल जीडीपी की दर में भी, और भारत ने कभी भी इनके साथ जो रंजिशन या जवाबी कार्रवाई की जो नीति है कभी भी नहीं अपनाने की कोशिश की। और भारत का हमेशा से ही बातचीत के साथ इनका जो संबंध है, रिलेशन है, वो माना जा सकता है। यानी कि अगर भारत चाहे तो इनके साथ घंटे 2 घंटे या एक आधा दिन की जवाबी कार्रवाई से या सैनिक कार्रवाई की वजह से ही इन छोटे छोटे देशों को अपने देश के अंदर मिला सकता है। लेकिन एक शांति और सहयोग का जो जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया भारत का, या जोग्राफिकल या स्ट्रक्चरल फंक्शन रहा है, उसकी वजह से भारत ने कभी भी जल्दबाजी करने की कोशिश है वो नहीं की। लेकिन कई बार इन देशों के द्वारा भारत को दादागिरी या कुछ ऐसा संबोधन है वो किया जाता है, या धक्केशाही वाला संबोधन है वो किया जाता है, जिसके बारे में या माध्यम के द्वारा ये माना जाता है कि भारत की जो प्रणाली है वो गैर जिम्मेदाराना रही है। लेकिन भारत की कभी भी ये मंशा नहीं रही है। तो इसकी वजह से ये माना जा सकता है कि भारत का जो इन देशों के साथ जितने भी विवाद रहे हैं वो आपसी निपटाने की स्थिति के माध्यम से कभी भी इनकी जो स्थिति है वो एक सहयोगपूर्ण और अच्छे पड़ोसी देश की तरह रही है। तो आगे आ जाता है कि भारत और शांति और सद्भावना के लिए भारत का जो सहयोग है वो अन्य देशों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के माध्यम से किस तरीके से देखा जा सकता है। इनके देशों के माध्यम से, अमेरिका या अन्य देशों के लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से इनका जो संबंध है वो देखा जा सकता है। तो इन सभी का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से दिया गया और इसका कंक्लूजन भी हम इस वीडियो के माध्यम से वो करेंगे। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या ये देश एक दूसरे सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ता तथा सहयोग के माध्यम को पहचानते हैं। यानी कि जैसे आपको पता है कि दक्षिण एशिया के देशों के अंदर मुख्य रूप से अगर देखा जाता है, जैसे चाइना को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन चाइना को छोड़कर कोई भी जो देश है, भारत और जिसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो कभी भी आपस के अंदर जो संघर्ष की या राजनीति के अंदर जो रवैया है या एक्टिव है वो नहीं रहते हैं। यानी कि पारस्परिक रूप से सहयोगपूर्ण जो व्यवहार है आपसी देशों के साथ, एक दूसरे से देशों के साथ वो किया जा और देखा और माना जा सकता है। लेकिन कभी भी संघर्ष और इस तरह की जो स्थिति है इन देशों के बीच में नहीं देखी जा सकती। यानी कि दोस्ताना रिलेशन है वो देखा जा सकता है। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी देखे जा सकते हैं। यानी कि एक देश के द्वारा और दोनों देशों के द्वारा जो क्षेत्रीय स्तर पर शांति के जो प्रयास है वो देखे जा सकते हैं। दक्षेश साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया कदम है वो बढ़ाया गया। यानी कि मुख्य रूप से दक्षेश का जो उद्देश्य वो यही है कि जितने भी दक्षिण एशियाई देशों के जो आपसी जो सहयोग के माध्यम के द्वारा इनका जो डेवलपमेंट है वो, इनका जो मोटिव है वो माना जा सकता है। यानी कि आपसी देशों के द्वारा मिलजुल कर सहयोगपूर्ण रवैये के द्वारा इनका जो सहयोग है वो देखा जा सकता है, जिसमें दक्षेश की जो या सार्क की जो स्थापना इसी की वजह से की गई है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य से विभेदों की व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज तथा राजनीति पर असर डालना चाहता है।
यानी कि जब 1985 के अंदर इसकी जो स्थापना की गई थी, उसके माध्यम के द्वारा इसकी जो स्थायित्व है, यानी कि इंडस्ट्री लगाना और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना, उसके माध्यम से इसका राजनीति के ऊपर और समाज के ऊपर आपसी देशों की जो कल्चर है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उन सभी के माध्यम से इसने काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है वो डाला है। भारत सोचता है कि साफ्टा के इस क्षेत्र के हर देश को फ़ायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों का प्रयोग ज़्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। तो सबसे पहले मैं साफ्टा का अर्थ समझा दूँ आपको। ये जो साफ्टा है, जो हमारा 12वां सार्क सम्मेलन हुआ था पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर, यानी कि 12वां सार्क सम्मेलन हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, उसमें के अंदर सभी देशों के द्वारा, जो सार्क के सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और जितने भी ये सदस्य देश हैं, इन्होंने मुक्त व्यापार करने के लिए, यानी कि आप एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर जो बिना बैरियर और आपसी गतिरोध को कम करते हुए जो व्यापारिक संबंध बनाने के लिए समझौता वो एग्रीमेंट किया था। तो उसके लिए इन चीज़ों के माध्यम के द्वारा जो भारत का ये मानना है कि राजनीतिक सहयोग के माध्यम के द्वारा, साफ्टा के द्वारा, सबसे अधिक माध्यम के द्वारा इन सभी देशों के साथ रिलेशन बनाया जा सकता है। और साफ्टा के माध्यम के द्वारा इन चीज़ों के रूप में भारत का ये भी मानना है कि अन्य देशों के जो छोटे देश है, खास करके भूटान, नेपाल, श्रीलंका है, इसके अंदर द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए, यानी कि दोनों द्विपक्षीय का मतलब होता है कि भारत नेपाल के अंदर और नेपाल भारत के अंदर व्यापार है वो कर सकता है। दोनों देशों के द्वारा आपसी व्यापारिक संबंध है वो बनाया जाता है। उसके अंदर समझौता करने के लिए जो अग्रेसिव है वो माना जा सकता है और प्रेरित है वो किया जा सकता है। और ख़ास करके जो भूटान, जो छोटे देश है, उनको अपना जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी ख़त्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जाने जा सकते हैं, फिर भी तनाव को कम करने, शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच प्रयास लगातार हुए हैं। जिस तरीके से व्यापारिक संबंध के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच में हम समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में चाहे कितनी जो झगड़े और हिंसा की राजनीति रहो, लेकिन फिर भी हम काफ़ी रूप में जो व्यापारिक संबंध है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बनाने की कोशिश है वो करते हैं। दोनों देश युद्ध के जोखिम को कम करने के विश्वास बहाली के उपायों पर सहमत हो गए हैं, यानी कि दोनों देशों के द्वारा सहमति के जरिए के द्वारा जितने भी युद्ध करने की स्थिति है उसके जोखिम को कम करने की कोशिश है वो की है। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट है वो हुई हैं। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जितनी भी हमारे राजनीतिक या फिल्मी उद्योग की जो महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं या आइकॉन हैं, उन्होंने भी दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो माहौल है बनाने की, एकजुट माहौल और खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश है वो की है। दोनों देशों के नेताओं एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं को समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट वो करते रहते हैं। जिस तरीके से चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तलख रिश्ते रहे हों, लेकिन फिर भी दोनों देशों के द्वारा जब भी सम्मेलन और कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब दोनों देशों के द्वारा मिलाप होता है, तो दोनों देश अपने सम्मेलनों के माध्यम के द्वारा एक दूसरे को चीज़ें भेंट करने की कोशिश है वो करते हैं। जैसे पेंटिंग होगी, मोमेंट्स हो गए, या कुछ ऐसे आइकॉन हो गए, शॉल या कुछ कपड़े, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम गिफ्ट कर सकते हैं। तो एक फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए, जैसे हम किसी चीज़ अपने फ्रेंड को या किसी पर्सन को, जानकार को हम कुछ गिफ्ट भेंट करते हैं, जैसे मोस्टली जन्मदिन हो, चाहे शादी एनिवर्सरी हो या कुछ अच्छा ओकेजन हो, तो उसमें क्या किया जाता है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो प्रगाढ़ बनाने की कोशिश या एक दूसरे को ज़्यादा समझने की कोशिश है वो की जाती है। तो इसी तरीके से दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे की जो चीज़ें, काफ़ी जो भेंट है वो करने के बाद जो खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश है वो की जाती है। पिछले 5 सालों के दौरान देशों के बीच में, दोनों देशों के बीच पिछले हिस्सों के बीच के कई बस मार्ग खोले हैं जब वीज़ा आसानी से भी मिल जाते हैं। यानी काफ़ी आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी पिछले सालों के दौरान रेलवे और बस लाइन और काफ़ी जो वीज़ा देने के लिए जो जो आसानी है वो हुई हैं। जैसे अभी पिछले से दिनों जो करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम के द्वारा जाना गुरु नानक जी का
जो ये गुरुद्वारा है, तो वहाँ करतारपुर वीज़ा के माध्यम के द्वारा जो एक दिन का वो जो वीज़ा है वो माफ़ किया गया था, यानी कि एक दिन में पाकिस्तान में जो भारत के जो नागरिक है वो पाकिस्तान में जाकर वापस है वो आ सकते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम के द्वारा दोनों के बीच में खुशनुमा माहौल मनाने की कोशिश है वो देखी जा सकती है। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं है, चाहे कोई क्षेत्र अपने गैर इलाके ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे उसे उस पर भारी ताकत और घटनाओं का असर पड़ता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 सालों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन के संबंधों में एक बड़ी कठिनाई का महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यानी कि जो हमारे रिलेशन है, जरूरी नहीं होता कि सभी व्यक्तियों और पर्सन के जो रिलेशन है एक व्यक्ति के साथ अच्छे हों तो दूसरे के साथ उनका बुरा अच्छे है वो माने जा सकते हैं। यानी कि हमारे रिलेशन जिस तरीके से अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अगर ख़राब हैं, तो क्या चाइना के साथ पाकिस्तान के रिश्ते भी ख़राब होने चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है। तो काफ़ी सारी कई बार दुश्मन देश का जो शत्रु होता है उसके साथ जो शत्रुता दूसरे देश की भी वो शत्रुता पड़ोसी से करने के बाद वो शत्रु आपस में दोस्त है वो बन जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से भारत और जब पाकिस्तान की काफ़ी पिछले दिनों जब ये दुश्मनी या जंग आपसी में संघर्ष है वो देखी जा सकती है, तो इसका फ़ायदा क्या उठाया? चाइना ने उठाया। चाइना ने क्या किया? पाकिस्तान से दोस्ती है वो कर ली। और जब 1948 के अंदर हमारा जो अक्साई चीन क्षेत्र था, तो जब वो कंट्री विभाजन के बाद जो विवाद का जो क्षेत्र रहा था, तो बाद के अंदर क्या हुआ था, उस क्षेत्र को पाकिस्तान ने चाइना के ऊपर उसने वो सौंप दिया। न्यूट्रल क्षेत्र था, तब तक इसका फैसला बाउंड्री है वो नहीं हो जाती। तो इस तरीके से जो दो देश होते हैं जो आपस में दुश्मन होते हैं, उसका तीसरा देश जब दुश्मन हो तो दुश्मन आपस में दोस्ती बनने की कोशिश की जाती हैं। तो ठीक इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन ख़राब थे उसका फ़ायदा किसने उठाया? चाइना ने उठाया। और चाइना के माध्यम के द्वारा पाकिस्तान को काफ़ी सारी रियायतें या उसका जो क्षेत्र करने के बाद वो भारत से जो रिश्ते तलब करने के बाद जो जोग्राफिकल आधार पे उसके जो प्रेशर बनाने की कोशिश वो करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत का जो नेपाल से जो चाइना से जो बॉर्डर है वहाँ पर जो माउंटेन है वो बना हुआ है। तो पाकिस्तान के माध्यम के द्वारा रास्ते से द्वारा चाइना को अगर भारत पे आक्रमण करना है तो वो क्या करेगा? पाकिस्तान के रास्ते से ऊपर वो आसानी से हम पर आक्रमण वो कर सकता है। तो इस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान के साथ जो काफ़ी पिछले कुछ सालों से जो रिश्ते वो प्रगाढ़ वो कर लिए हैं। इसी तरह से अमेरिका के जो रिश्ते थे वो पहले पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे थे, लेकिन चाइना से अमेरिका की नई अच्छी है वो जमती नहीं है। और पहले पाकिस्तान से अमेरिका की अच्छी बनती थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि आज के वर्तमान दौर में हम देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका की विश्व में सबसे प्रगाढ़ दोस्ती वो देखी जा सकती है। आज के वर्तमान समय में के अंदर अगर कोई अमेरिका का विश्वसनीय दोस्त है तो भारत है, और भारत का कोई विश्वसनीय दोस्त माना जा सकता है तो वो अमेरिका है। तो डेमोक्रेटिक तरीके से दोनों का जो रिलेशन है वो अच्छे है वो माने जा सकते हैं। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। 1991 के बाद इन देशों में आर्थिक संबंध मजबूत है वो हुए हैं। तो जिस तरीके से 1990 बाद के बाद ये जो प्रगाढ़ जो रिश्ता है खास करके चीन और पाकिस्तान का ये और भारत और अमेरिका को काफ़ी नज़दीक है वो माने जा सकते हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा। अमेरिका में शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने से अपने बेहतर संबंध किए। वह भारत पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियाँ अपनाई गई है। अब जिस तरह से शीत युद्ध के बाद की स्थिति हम देखते हैं, तो बाद की स्थिति के अंदर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से दोनों अपने जो बेहतर रिश्ते वो बनाए हैं। और जिस तरीके से उसने काफ़ी बार भारत और पाकिस्तान के जो मीडिएटर की जो भूमिका निभाने की कोशिश वो की है, लेकिन हर बार भारत है वो इस चीज़ को निगलेक्ट है वो करता रहा है। तो काफ़ी जो उदार नीतियों के माध्यम से दोनों के जो रिश्ते हैं वो भारत और ख़ास करके अमेरिका के जो रिलेशन है वो काफ़ी प्रगाढ़ है वो माने जा सकते हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा हुई है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी मानी गई है।
फिर भी इस क्षेत्र में जनसंख्या और बाजार का कार्य भी काफ़ी भारी भरकम है। इस कारण से इस क्षेत्र की सुधार और शांति में भविष्य से अमेरिका के हित में बंधे हुए हैं। बहरहाल दक्षिण एशिया के संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता रहा है, अर्थात यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसे सांस्कृतिक गुण और धार्मिक व्यापारिक हित एक है। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों की सरकारों पर निर्भर देखी जा सकती है। यानी कि अमेरिका का दक्षिण एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के लोगों के अंदर जो ज़्यादातर मूल के जो लोग हैं वो यहाँ ही निवास है वो करते हैं, और दक्षिण एशिया देशों के अंदर जो अमेरिका के जो लोग हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में रह रहे हैं वर्तमान समय के अंदर, और हर फील्ड के अंदर अमेरिका के अंदर जो कार्य वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे बाजारीकरण के मामले में हो, जनसंख्या के हिसाब से हो, दक्षिण एशिया के अंदर जो अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो काफ़ी अधिक माना जा सकता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो ये भी मानी जा सकती है कि दक्षिण एशिया की जो आबादी है वो वर्तमान में काफ़ी 30-40% के आसपास विश्व की आबादी का हिस्सा वो माना जा सकता है। तो इसका बाजारीकरण करने के लिए, यानी कि बाज़ार की अमेरिका की सबसे अधिक वस्तुओं का जो खपत करने के लिए इसका जो अहम क्षेत्र है वो दक्षिण एशिया क्षेत्र माना जा सकता है। लेकिन दक्षिण एशिया के कितने भी संघर्ष की आशंका के रूप में जाना जाता रहा हो, क्षेत्रीय गुट के रूप में, ये अपने अलग विशेषता, जिस तरीके से इसका अगर हम देखते हैं इसकी सांस्कृतिक, इसके कल्चर, इसके गुण, वो पश्चिम या दूसरे एशिया की यूरोप की तुलना में काफ़ी जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, वो देखा जा सकता है। तो दक्षिण एशिया के अलग स्ट्रक्चर की वजह से ही, गुण धर्म की वजह से, व्यापारिक हित की वजह से ही इसका अलग महत्व है वो देखा जा सकता है। और बाहरी शक्तियों का दबाव है वो ज़्यादा है वो माना जा सकता है, क्योंकि जितने भी एशिया और यूरोप की जो मुख्य शक्तियाँ हैं जिसके अंदर अमेरिका और चाइना का ज़्यादा प्रमुख प्रतिनिधित्व रहा हो, वो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ प्रगाढ़ रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समायोजित करने के लिए या अग्रसर रहने के लिए एक्टिव हो रहती हैं, तो प्रमुख केंद्र माना जा सकता है। लेकिन फिर भी जितनी भी परिस्थितियाँ रही हों, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की सरकार है, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड है कि यहाँ का जो कल्चर, उसकी संस्कृति, उसकी राजनीतिक, उसकी धार्मिक परिस्थितियों के माध्यम के द्वारा लोगों को कितनी रियायतें दी जा रही है, कौन सी परिस्थितियाँ बनाई जा रही है, कौन से स्ट्रक्चर अपनाए जा रहे हैं, कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही है। तो इन्हीं सभी प्रमुख बातों के माध्यम से इनका सरकारों के ऊपर ज़्यादा प्रमुख महत्व माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आज का लेक्चर, जिसके माध्यम के द्वारा हमने शांति और सहयोग के द्वारा भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो रिलेशन का जो संबंध है उसके बारे में देखा और समझा। और ख़ास करके हमने दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा अमेरिका और जो चीन है उन शक्तियों का दक्षिण एशिया में बढ़ते हुए प्रतिनिधित्व या प्रमुख शक्तियों का जो प्रमुखता है वो उसका भी आंकलन है वो किया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म इसी के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन है वो आपको कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर है वो आपको बताना है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे क्वेश्चन का आंसर है वो देता है। तो आपको जिस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको ये बताना है कि जो साफ्टा बनाया गया है, साफ्टा किस नंबर के सम्मेलन में और किस देश के अंदर या कंट्री के अंदर इसको बनाया गया था, आपको ये बताना है। कि यानी कि आपको बताना है कि सार्क का कौन सा सम्मेलन था जिसके अंदर साफ्टा वो बनाया गया था, और किस देश के अंदर साफ्टा का सम्मेलन है, वो जो सार्क का सम्मेलन है वो आयोजित है, वो किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है, मुझे पता चलता है कि मेरा जो समझाने का तरीका, पढ़ाया हुआ तरीका वो आपको समझ आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ताकि उस बेहतर तरीके से आपको मैं पढ़ाया जा सके जिस तरीके से आपको समझ है वो आ सके। इसके अलावा अगर आपको ये मेरा वीडियो पहली बार देख रही हो, मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़
मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लो और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें, और जितने भी आपके जानकार के बच्चे हैं उसे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाएं और उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपकी मैनुअल क्लास है वो लगनी ना शुरू हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।